हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम अगेन ऑन और यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम नियोनेटल हाइपोग्लाइसीमिया के बारे में डिस्कस करेंगे। जो क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सभी हम इसमें डिस्कस करेंगे और ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इनमें से क्या क्या क्वेश्चन आएंगे वो भी हम देखेंगे और क्या इसका ट्रीटमेंट होता है वो सभी चीज़ें हम देखेंगे कि कौन रिस्क पे रहता है और क्या क्या ट्रीटमेंट में हम दे सकते हैं, क्या इन्फ्यूजन रेट रहना चाहिए, ये सब चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। इसको शुरू करूँ उससे पहले मैं बता दूं आपको कि हमारी टीम पीडियाट्रिक्स पे काफ़ी वीडियोस अपलोड कर चुकी है और काफ़ी अपलोड करने वाली है। उन सभी में जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए हमने ये वीडियोस बनाए हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी को पसंद आए होंगे और इसी को हम आगे करते हैं। तो शुरू करते हैं बिना कोई देर किए। एक रिक्वेस्ट आपसे कि आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि जो भी हमारा लेटेस्ट वीडियो है वो आप तक पहुंच सके। ओके, तो हम देखते हैं नियोनेटल हाइपोग्लाइसीमिया। देखिए फ्रेंड्स, ये इतना बड़ा स्क्रीन है, पूरा सब कुछ हम डिस्कस नहीं करने वाले। जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वही देखेंगे कि ग्लूकोज या डेक्सट्रोज यही क्या करते हैं। ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होती है फीटस के लिए, जो एनर्जी इसको देता है। फीटस कहाँ से इसको मिलता है? फीटस को ये ग्लूकोज वो मिलता है या तो ओरल फीड से या फिर आईवी फ्लूइड से हम देते हैं। हाइपोग्लाइसीमिया यदि लंबे टाइम तक रहेगा तो बेबी में न्यूरोलॉजिकल सिक्वेल्स आ सकते हैं, क्योंकि आपको पता है ब्रेन को ग्लूकोज का ज़रूरत सबसे ज़्यादा रहता है, क्योंकि वो वही एक ऐसा ऑर्गन है जो 24 आवर काम करता रहता है हार्ट की तरह। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट स्टेप्स क्या होती है? ये क्वेश्चन नर्सिंग से रिलेटेड बन सकता है। बोल दे कि आपको कि एक निकू में एनआईसीयू में बेबी एक नियोनेट है और नर्स वहाँ काम कर रही है। तो नर्स जो हाइपोग्लाइसीमिया को आइडेंटिफाई करे वो सबसे इम्पोर्टेंट है या फिर उसका ट्रीटमेंट सबसे इम्पोर्टेंट है? तो आपको पता होना चाहिए जो रिस्क पे होंगे उनको आइडेंटिफाई करना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ रहेगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है क्योंकि आप उनको बचा सकते हैं उस हिसाब से। ठीक है, अर्ली डिटेक्शन सबसे बेटर होता है। तो यही सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप रहने वाला है नर्सेज का। ओके फ्रेंड्स, तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ भी है। आगे हम देखते हैं कि किसको आप हाइपोग्लाइसीमिया बोलेंगे, नियोनेटल हाइपोग्लाइसीमिया। जब प्लाज्मा ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो लेस देन 30 mg/dl हो। कब? फर्स्ट 24 आवर ऑफ लाइफ में, या फिर उसके बाद, मतलब पहले 24 घंटे पहले दिन। तो यदि उसका प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल है वो 30 mg/dl से कम रहता है तो हम उसको हाइपोग्लाइसीमिया बोलेंगे। और यदि उसके बाद में बेबी का यदि आ रहा है 45 mg/dl, 45 mg/dl से कम है तो आप उसको न्यूनेटल हाइपोग्लाइसीमिया बोलेंगे। एक सबसे इम्पोर्टेंट लाइन इस वीडियो का वो यही है कि मोस्ट कॉमन मेटाबॉलिक प्रॉब्लम इन नियोनेट वो क्या है? नियोनेटल हाइपोग्लाइसीमिया। नियोनेटल हाइपोग्लाइसीमिया ही सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे मोस्ट कॉमन मेटाबॉलिक प्रॉब्लम है। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। आगे देखते हैं कौन कौन से नियोनेट्स होते हैं जो रिस्क पे रहते हैं। तो ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। LBWs हो गए, प्री टर्म बेबी हो गया, लार्ज फॉर गेस्टेशनल एज, ठीक है, जिसका वेट स्पेशली 3.5 kg से ज़्यादा होगा वो रिस्क पे होगा। इन्फेंट ऑफ डायबिटिक मदर, ठीक है। और ऐसे बच्चे, ये तो सब आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड्स। ऐसे बच्चे जो क्या कर रहे हैं, जिनमें सकलिंग नहीं हो, फीड्स एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, उनमें ऑब्वियसली होगा। ठीक है, और अदर रिस्क फैक्टर जैसे रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो, पॉलीसाइथीमिया, शॉक और हाइपोथर्मिया, ये सभी रिस्क फैक्टर है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे कौन है जो रिस्क पे रहेगा, तो उसमें ये ऑप्शन था, बाकी ये सब नहीं थे। तो ऑब्वियसली फ्रेंड्स उसमें स्मॉल फॉर गेस्टेशनल एज ऑप्शन लगा दिया लोगों ने, वो गलत था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना होगा आपको। आगे हम देखते हैं कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रिस्क बढ़ा देते हैं हाइपोग्लाइसीमिया का। वो है हाइपोथर्मिया, कोल्ड स्ट्रेस,
ठीक है, कोल्ड एनवायरनमेंट, वेट बेबी एंड इनएडिक्वेट फीडिंग, ये सभी आपको पता है क्योंकि इन सभी में एनर्जी की ज़रूरत होगी। ठीक है, और ये ड्राई करने के लिए बेबी खुद सीवरिंग करेगा या कुछ भी जो कर सकता है कोशिश करेगा, सीवरिंग तो नहीं कर सकता वो, तो इस कारण से ग्लूकोज लॉस होगा और हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा। अब देखते हैं क्या क्या कोजेज हैं कि नियोनेट्स रिस्क मतलब नियोनेट को जल्दी डेवलप होता है। तो इसमें है पर्स पी पी एच एच आई परसिस्टेंट हाइपर इंसुलिनमिक हाइपोग्लाइसीमिया ऑफ इन्फेंसी, मीन्स इंसुलिन बढ़ा हुआ रहता है, जिसके कारण से हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है, ये एक डिसऑर्डर है। इसके अलावा ग्लाइकोजन स्टोर्स है वो कम रहते हैं, कब, कौन कौन सी कंडीशंस है, प्री मेच्योर हो, इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन हो, इनमें ग्लाइकोजन स्टोर नहीं बन पाता बेबी में, और मतलब इसमें रिस्क बढ़ जाता है। ग्लूकोज का यूज बढ़ जाए, जैसे हाइपरथर्मिया, ऑब्वियसली फीवर हो, पॉलीसाइथीमिया, सेप्सिस में ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी हो, इन सब में क्या होगा कि ग्लूकोज का यूज बढ़ जाएगा। और ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लाइकोनियोजेनेसिस, ये सब हैं जिनसे ग्लूकोज बनता है, वो कम हो जाए, तो ये कौन सी कंडीशन है, इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म एंड एड्रिनल इनसफिशिएंसी, इन सब में हमें देखने को मिलता है। और जो ग्लाइकोजन स्टोर है वो ख़त्म हो जाए, वो कैसे ख़त्म होगा कि स्टारवेशन, ऑब्वियसली बेबी नहीं ले रहा है, कुछ खा नहीं रहा है, तो आपका स्टारवेशन होने के चांसेस ज़्यादा है, ओ ग्लूकोज लेवल कम होगा ही। तो ये सभी कोजेज हैं, आपको एक बार स्क्रीन पे ध्यान रखना होगा, पढ़ना होगा इनको। अगला सिम्टम्स क्या होते हैं, ऑब्वियसली तो आप सभी को पता है, सीएनएस सिम्टम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है इसमें, ये ध्यान रखिएगा, जिसमें है एक्सेसिव जिटरीनेस, कन्वर्जेंस, ये सब लास्ट स्टेज पे देखने को मिलेगा, हाइपोटोनिया। ठीक है, और जो अर्ली देखने को मिलेगा वो होगा कि उसका लुक अच्छा नहीं होगा, लिथार्जी हो जाएगा, क्राई वीक हो जाएगी, पुअर फीडिंग। ठीक है, और टेम्परेचर इनस्टेबिलिटी, क्योंकि एनर्जी प्रोडक्शन हो नहीं पा रहा, इसलिए हाइपोथर्मिया देखने को मिलता है, इम्पोर्टेंट चीज़ है। आगे हम देखें तो ट्रीटमेंट, ऑब्वियसली हम क्या चाहते हैं कि ट्रीटमेंट में यही कि इसका ग्लूकोज लेवल है वो बढ़े, तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए हमें करना है कि 200 mg पर kg डेक्सट्रोज हम दे सकते हैं बेबी को, और वो किस हिसाब से देते हैं कि 10% डेक्सट्रोज होता है वो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ फ्रेंड्स। ठीक है, बोलस डोज देंगे हम, वो होगा 2 ml पर kg, मीन्स यदि बच्चे का वेट 3 kg सपोज, तो हम उसको 6 ml डेक्सट्रोज है वो, कौन सा 10%, वो बोलस देंगे, कितने मिनट में देना है हमें, 3 से 5 मिनट में उसको देना है, एकदम से नहीं देना है, बोलस मतलब 3 से 5 मिनट का टाइम लेकर के आपको उसको देना है। उसके बाद में आपको मेंटेनेंस फ्लूइड देना है, जिसमें डेक्सट्रोज इन्फ्यूजन रेट कितना रहेगा, 6 to 8 ml, सॉरी 6 to 8 mg पर kg पर मिनट, मीन्स 1 किलो का बेबी यदि 1 मिनट में, उसको हम 6 से 8 mg देंगे। ओके फ्रेंड्स, तो वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्या रेट रहेगी, मेंटेनेंस कितना है, और बोलस डोज का कितना है। यदि आपको DIR पूछी जाएगी तो आपको 6 to 8 mg पर kg पर मिनट ही रखना है। मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ डेक्सट्रोज दैट कैन बी गिवन थ्रू ए पेरिफेरल वेन इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि यहाँ 10% दे रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 12.5 12.5% डेक्सट्रोज है उसको ही हम दे सकते हैं। ठीक है, वापस 15 से 30 मिनट के बाद हम दे सकते हैं इसको, यदि इसका वापस नहीं बढ़ रहा है तो। और फिर जो देंगे उसको हम धीरे धीरे क्या करते हैं, यदि कम हो रहा है तो भी हम धीरे धीरे बढ़ाएंगे, जैसे पहले 6 to 8 mg पर kg रख रहे थे, अब इसको 1 से 2 mg पर kg बढ़ाते जाएंगे, यदि फिर भी नहीं हो रहा है तो। और कहाँ तक ले जा सकते हैं, मेंटेनेंस फ्लूइड है जो, उसको ले जा सकते हैं हम 10 to 20 ml पर kg पर डे, ये फ्लूइड बढ़ा देंगे डेक्सट्रोज वाला। और जो इन्फ्यूजन रेट है उसको हम 1 से 2 mg पर kg पर मिनट बढ़ा सकते हैं, लेकिन एवरेज पूछा जाएगा तो आपको आंसर 6 to 8 mg पर kg पर मिनट ही देना है। ओके फ्रेंड्स, ये दोनों ये इंपॉर्टेंट चीज़ है सबसे ज़्यादा, ये ध्यान रखिएगा। फिर अगला हम देखते हैं कि ये तो मैंने बता दिया आपको, ठीक है, कि ब्लड ग्लूकोज लेवल कैसे देखते हैं। जो एसिम्प्टोमेटिक बेबी है उसको हम बर्थ के
2 घंटे में ही देख लेते हैं। जब उसका फीड शुरू होगा ना उससे पहले, तब देखते हैं। विद इन 2 आवर्स देखेंगे। फ्रीक्वेंसी और ड्यूरेशन है वो वेरी कर सकता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए फ्रीक्वेंसी में भी 2 आवर, फिर बाद में 4 घंटे पर, फाइनली 8 से 12 घंटे पर हम चेक करते रहते हैं। ठीक है, सेकेंड आवरली थोड़ा स्टेप लग रहा है तो हम 4 घंटे पे, फिर बाद में 8 से 12 घंटे पे चेक करते हैं। और जो वो है मॉनिटरिंग जो यूजुअली की जाती है वो बर्थ के 72 आवर्स बाद की जाती है, जो रिस्क नियोनेट होते हैं उनमें। लेकिन आपको पता है कि 2 आवर्स पे हम प्रीफरेबली करते हैं, ये ध्यान रखने की ज़रूरत है। सिम्टोमेटिक बेबी है उनमें फ्रिक्वेंट मॉनिटरिंग ज़रूरी है। और जो मैंने बताया 6 to 8 आवर, क्योंकि उस टाइम लेता है, तो हम 6 to 8 आवर के बाद हम एवरेज 2 आवरली करते हैं। ठीक है, तो आंसर यदि पूछा जाएगा तो आपको 2 आवरली ही आंसर देना है, चाहे कोई सा भी पूछे। अब हम देखते हैं परसिस्टेंट या रेसिस्टेंट हाइपोग्लाइसीमिया। मीन्स सब कुछ करके देख लिया फिर भी ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है, तो इसमें हम क्या करेंगे? कैसा पता चलेगा कि ये रेसिस्टेंट है? यदि आपने 12 mg/kg/मिनट के हिसाब से डेक्सट्रोज दिया है फिर भी नहीं बढ़ रहा है, तो ये रेसिस्टेंट हो गया। और 1 वीक के बाद भी एडिक्वेट मैनेजमेंट करने के बाद भी हाइपोग्लाइसीमिया है, तो आपको ये दिखाएगा परसिस्टेंट हाइपोग्लाइसीमिया। ठीक है फ्रेंड्स, इतना आपको ध्यान रखना है। और आपको ये भी बताया मैंने कि 12.5% डेक्सट्रोज से ज़्यादा हम पेरिफेरल वेन से नहीं दे सकते हैं। 12.5% डेक्सट्रोज से ज़्यादा हम उसको नहीं दे सकते हैं, उसकी स्ट्रेंथ 12.5% से ज़्यादा। इसके लिए हमें सेंट्रल विनस कैथेटराइजेशन करना पड़ेगा और उससे ही हम ये देंगे। ठीक है, और इस कंडीशन में हम कितना कर देंगे DIR, वो होगी 12 to 15 mg/kg/मिनट। ये आपको ध्यान रखना है। रेसिस्टेंट या परसिस्टेंट हाइपोग्लाइसीमिया में ही इतना करेंगे। और इस कंडीशन में हमें क्या चाहिए? सेंट्रल विनस कैथेटराइजेशन की ज़रूरत होगी। ओके, अब देखिए इसके अलावा क्या क्या मेडिसिन दे सकते हैं। हाइड्रोकोर्टिसोन, ठीक है, ग्लूकागोन, ये भी दे सकते हैं। किन में देंगे? जिनमें एडिक्वेट ग्लाइकोजन स्टोर्स हो, और डाइऑक्सीजाइड और ऑक्ट्रियोटाइड, ये सब दे सकते हैं। और फिर भी ये ध्यान होना चाहिए इसका मैनेजमेंट हायर लेवल पे ही हो। ओके फ्रेंड्स, तो यही इंपॉर्टेंट चीज़ थी इसमें। क्या क्या ड्रग्स दे सकते हैं, कितना DIR रहेगा, और क्या इसमें सिम्टम्स रहेंगे, कौन सा सिस्टम सबसे ज़्यादा इफेक्ट रहेगा। ओके, अगली बार फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।